सो है गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल गैस। कैसा है, आई होप आप अच्छे होंगे और ये हमारा वीडियो देख रहे होंगे। तो गैस ये वीडियो जो है उड़ीसा MBBS BDS कोर्स में एडमिशन लेने वाले यानी कि OG काउंसलिंग 2024 से रिगार्डिंग है। जो भी गाइडेंस है, जो भी इंस्ट्रक्शन है इस काउंसलिंग और एडमिशन से रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को आप स्किप किए करके देखते हैं तो कोई ऐसी चीज़ें हैं, रूल्स है या गाइडेंस है जिनको आपने स्किप कर दिया है और स्किप करने की वजह से आपको महंगा पड़ सकता है या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम में फंस जाए। इसलिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा और शुरू से एंड तक बिना स्किप के देखना है। अगर वीडियो देखने के बाद किसी तरह कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टा का लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। पर्सनली पूछना हो तो आप जो है मुझे जो है इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। और आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आपको जो हूँ हेल्प एंड गाइडेंस प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि फर्दर अपडेट आपको पल पल की अपडेट मिलते रहे इस काउंसलिंग से रिगार्डिंग। कोई तरह की अपडेट छूट ना जाए, कोई नोटिफिकेशन ना छूट जाए। सारी जानकारी आपको अगर पार्टिसिपेट किए इस काउंसलिंग में तो आपको होनी चाहिए टाइम पर, टाइम टू टाइम। तो चलिए बिना लेट के वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। द स्टेट कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नीट टेस्ट 2024 यानी नीट UG 2024 विल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू MBBS BDS कोर्स इन एकेडमिक सेशन 2024-25। उसके बाद क्या है गाइस, काउंसलिंग विल बी डन फॉर 85% ऑफ टोटल सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल कॉलेज। कह रहे हैं कि जो 85% सीट के लिए ही काउंसलिंग होने वाला है MBBS और जो है डेंटल कॉलेज के लिए, वो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। उसका कह रहा है गाइस कि काउंसलिंग फॉर डीम यूनिवर्सिटी सेल बी डन बाय DGH। तो DGH जो है वो जो है काउंसलिंग करेंगे डीम यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद क्या है, स्टिपुलेशन इन दिस गाइडेंस आर सब्जेक्टेड टू चेंज एंड प्रियोर नोटिस एज पर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट काउंसलिंग कमेटी। तो कह रहा है ये जो हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं इसमें जो है चेंज हो सकता है, तो उनके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, तो ये गवर्नमेंट के जो है किस तरह का रूल और गाइडेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। उसके बाद क्या है इसकी पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज टू बी प्रिपेयर स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो आपको जैसे रजिस्ट्रेशन का पर्पस क्या है कि स्टेट मेरिट लिस्ट को तैयार करना रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए, ये चीज़ ये बता रहे हैं काउंसलिंग में एडमिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए MBBS BDS कोर्स के लिए। दिस स्टेट मेरिट लिस्ट विल बी यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन इन MBBS एंड BDS कोर्स। कह रहा है कि एक बार आपका स्टेट मेरिट लिस्ट जो आउट हो गया तो बाकी जितने भी राउंड में होंगे तो जो भी है वो आपके लिए जो है एलिजिबल होगा। मतलब आप जो है, क्योंकि हमेशा जो है सेकंड राउंड थर्ड राउंड में सिर्फ न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट को जो है वो होगा, यानी एक बार रजिस्टर कर लिए तो या आपको जो है पूरे जो है राउंड ये कामचा हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है इसकी देखते हैं। द स्टेट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन, आपका जो स्टेट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा किस बेस पे, नीट UG 2024 के बेस पे, ऑल इंडिया रैंक के है ना, ऑल इंडिया रैंक एंड सब्जेक्टेड टू सक्सेसफुल अप्लीकेशन वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल ऑफ कैंडिडेट एज पर इंफॉर्मेशन फील्ड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप जो भी फिल करेंगे वो डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो गया तो आप एलिजिबल है आगे जो है काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अब बात कर लेते हैं। तो इसमें जो कैंडिडेट मस्ट भी, आपका एज जो है वो 17 साल होना चाहिए और जो है कितना 31/12/2024 तक में आपका हो जाना चाहिए। देयर विल बी नो अपर एज लिमिट, और जो है ये मिनिमम जो है, अपर एज लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है। कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट नेटिव ऑफ उड़ीसा, यानी कैंडिडेट उड़ीसा का परमानेंट नेटिव होना चाहिए। ऑल इंडिया सिविल सर्विस ऑफिसर सर्विंग इन स्टेट ऑफ उड़ीसा कोड। अब क्या करेगा इसकी, कैंडिडेट मस्ट हैव पास, कैंडिडेट जो है पास किया होना चाहिए, +2 साइंस से पास होना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए। इंडिविजुअल मस्ट हैव, यानी कि कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इंडिविजुअल +2 में। और जो है इस
लेवल में, और जो है जनरल कैंडिडेट के लिए है, और जो है बात अगर करें SC ST कैंडिडेट के लिए, उनको जो है कितना 45 मार्क्स होने चाहिए, और बेंच मार्क्स डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए रिक्वायर्ड मार्क्स फॉर, इसके लिए जो है फिजिकली चैलेंज, और उनके लिए जो है 40% मार्क्स होने चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था गाइस, आप देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए डिफरेंट कैटेगरी कैंडिडेट का, जो कि नीचे में आपको दिया हुआ है। अगर जनरल है तो उसको होना चाहिए 50%, फिजिकली चैलेंज अगर है तो परसेंटाइल जो होना चाहिए इनके वो होने चाहिए 45 है ना, 45 परसेंटाइल होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट और ST कास्ट के 40 परसेंटाइल होना चाहिए, 40 परसेंटाइल। और जो है फिजिकली चैलेंज और SC ST के लिए भी जो है 45 जो है होना चाहिए परसेंटाइल। और बात कर लेते हैं फॉर EWS के लिए जो है ये परसेंटाइल की बात करें तो मिनिमम ये 50 परसेंटाइल होना चाहिए, और EWS में भी फिजिकली चैलेंज वाले को 45 परसेंटाइल होना चाहिए। बाकी ये जो है NRI के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, NRI कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड, जो जिन्हें भी NEET UG 2024 क्वालिफाई है वो एलिजिबल है। NRI मीन्स द चिल्ड्रन और वार्ड ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइड आउटसाइड इंडिया। NRI का मतलब क्या है, जो कि इंडिया के रहने वाले हैं इनका जो है, लेकिन ये जो बाहर रह रहे हैं है ना, मीन्स चिल्ड्रन और वार्ड ऑफ पर्सन इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग, यानी इंडिया का ओरिजिन है वो बाहर रह रहे हैं, तो वो इसका मतलब है। तो उससे रिलेटेड यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है गाइस। तो आपको जो है ये रूल एंड रेगुलेशन आप चाहे तो ये सारा PDF मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और मांग लीजिएगा। तो इनको जो है एक बार पढ़ लेना है, NRI वालों को बढ़िया से इस चीज़ों को समझ में आ जाना चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में इसने मेंशन किया है। रिजर्वेशन कैटेगरी का आप देख सकते हैं क्या रिजर्वेशन है। तो जो रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वो ST को 12% है, और जो है SC को 8% है, और फिजिकली चैलेंज को 5% है, और जो है ईच कैटेगरी को ऐसा है। तो उसके बाद जो है एक्स सर्विसमैन को 3% है, ग्रीन कार्ड वालों को जो है 5% है, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल वाले को जो है 15% है, और जो है EWS के लिए जो है 10% है। तो ये सब रिजर्वेशन इस तरह का जो है मिला हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस नोटिस में इसने कुछ दिया है, क्या कह रहा है, सिंस देयर इज़ नो OBC कैटेगरी इन स्टेट में कोई तरह का OBC कैटेगरी नहीं है, सच कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड इन जनरल कैटेगरी। तो जो भी OBC होंगे तो कह रहे हैं कि स्टेट में कोई जनरल OBC कैटेगरी नहीं है, तो अगर वैसे कोई कैंडिडेट है तो उनको जनरल में जो है ट्रीट किया जाएगा। ऐसा कि इसमें कहीं ऐसा इसका नहीं ट्रीट किया, मतलब मेंशन नहीं है गाइस। तो उनको क्या है कि सिंस चूँकि देयर इज़ नो OBC कैटेगरी इन स्टेट, सच कैंडिडेट विल बी कंसिडर इन जनरल कैटेगरी एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शुड बी 40। तो इसका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए वो 40 परसेंटाइल होना चाहिए, किसमें, NEET UG 2024 में ये होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट द SC ST कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम, जो SC ST कैंडिडेट उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए उड़ीसा स्टेट से। ओनली गेट प्रिविलेजेस, उनको प्रिविलेज मिलेगा किसके लिए, रिजर्वेशन कोटा के लिए उड़ीसा में। ये सारी चीज़ें हैं। ये और भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन है जो उतना इंपॉर्टेंट है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इनको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ गाइस। तो ये जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर लिख देते हैं। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या आपको फिलअप करने के लिए होगा, जो है वो जो होगा आपको 10th क्लास का जो है सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए है ना, NEET 2024 का रैंक कार्ड चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, और नेटिविटी या जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, उड़ीसा का रहने वाला होना चाहिए। कैटेगरी ऑफ क्लेम रिजर्वेशन का चाहिए जो भी कैटेगरी के हैं, और जो है बॉन्ड प्रिपेयर्ड एंड साइन एज प्रॉपर मैनर, ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं या जो इनका आप बात कर लेते हैं, इनका क्या प्रोसीजर रहने वाला है ऑनलाइन काउंसलिंग का। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसने भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लिया, हैज़ बीन वो प्लेस इन स्टेट मेरिट लिस्ट, यानी कि स्टेट मेरिट लिस्ट में उसका नाम आएगा। हैज़ टू सबमिट हर चॉइस फॉर, जैसे नाम आएगा पहले तो क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद जो है स्टेट मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद जो है उसके बाद उनको चॉइस दिया जाएगा कॉलेज का और कोर्स का जो है
प्रेफरेंस के लिए। उसके बाद ऑनलाइन वेबसाइट पे वो जो है लॉग कर पाएंगे, लॉग करना होगा उसका चॉइस। और क्या कह रहेगा, इफ़ चॉइस इज नॉट लॉकिंग ड्यू टू सम रीजन इट विल बी लॉक्ड ऑटोमेटिकली। किसी वजह से आप लॉक नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिक जो है वो लॉक हो जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना गाइस। उसके बाद क्या होगा, कॉलेज एंड कोर्स विल बी अलॉटेड ऑन मेरिट बेसिस। मेरिट बेसिस उसके बाद कॉलेज और रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद कैंडिडेट कैन डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। उसके बाद जो है कैंडिडेट जो है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देन कैंडिडेट हैज़ टू पर्सनली रिपोर्ट एट ऑफिस ऑफ ओजी। तो उनको जो ओजी ऑफिस में जो है रिपोर्ट करना होगा गाइज भुवनेश्वर में। सीट अलॉटमेंट के बाद जो भी उनको डेट एंड टाइम दिया होगा विथ कैटेगरी ऑल कैटेगरी, उनको किसके साथ, विथ ऑल कैटेगरीज मार्कशीट एंड अदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के साथ, ओरिजिनल एंड बॉन्ड ड्यूटी प्रिपेयर। तो इनका जो बॉन्ड का जो यहाँ पर जो है फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट पे बॉन्ड बना के आपको लेके जाना होगा गैस, उनको आपको देना होगा। और उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट पे बनाना है वो सारी चीज़ें नीचे इसने मेंशन किया है। ये प्रोविजनल एडमिशन के लिए आपको रिपोर्ट करना होगा। द कैंडिडेट मस्ट पे एडमिशन फ़ी, कैंडिडेट को एडमिशन फ़ी जरूर पे करना होगा। उसके बाद या तो ऑनलाइन पे कर सकता है या फिर डीडी बना के देना होगा। ही सी हैज़ बिल ऑल्सो एक्साइज फॉर, और जो है कैंडिडेट उनके बाद जो है फ्रीज कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं अपने चॉइस को लेके। कैंडिडेट हैज़ डिपॉजिट ओरिजिनल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कैंडिडेट को जमा करना होगा जो है ओरिजिनल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो एंड इशू किया हुआ प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये सारी चीज़ें। नंबर 4 बात करें, कैंडिडेट नॉट कंप्लीटिंग प्रोसेस एज पर मेंशन इन पॉइंट 3, यानी कि अभी जो मैंने बात किया कि आप प्रोविजनल रिपोर्ट नहीं किए अगर ओजी ऑफिस जो भी डेट दिया है, जो भी टाइम दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट जरूरी है बॉन्ड के साथ और प्रोविजनल एडमिशन लेटर, उसके बाद जो है CLC एडमिशन फ़ी, ये सारी चीज़ अगर नहीं करते तो ये समझा जाएगा कैंडिडेट नॉट कंप्लीटेड। तो वो क्या होगा, विल बी आउट ऑफ सिस्टम, यानी कि आपको जो है काउंसलिंग प्रोसेस से आउट कर दिया जाएगा। और जो है जो सीट वैकेंट रहेगा उसको नेक्स्ट राउंड के लिए जो है नेक्स्ट राउंड के लिए उस सीट को जो है ट्रीटेड किया जाएगा, मतलब नेक्स्ट राउंड के लिए वो अवेलेबल रहेगा। सच कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड, ऐसे कैंडिडेट जो है जो जिन्होंने रिपोर्ट नहीं कर पाया, सीट अलॉट हुआ अगर फर्स्ट राउंड में हुआ है, ये सारे प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाया प्रोविजनल एडमिशन, तो वो जो है सेकेंड राउंड में वो फ्रेश चॉइस फिलिंग करके वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट में, सेम प्रोसीजर विल बी रिपीटेड फॉर सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड, यानी कि जैसे कि है पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट स्टेट मेरिट, उसके बाद जो है आपको चॉइस फिलिंग करना होगा और उसके बाद लॉकिंग करना होगा। चॉइस फिलिंग लॉकिंग के बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो है ओजी ऑफिस जाके भुवनेश्वर में आपको जो है बॉन्ड देना होगा, प्रोविजनल एडमिशन जो है आपको कराना होगा, बॉन्ड देना होगा, एडमिशन फ़ी देना होगा आपको, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट वो सारे आपको देने होंगे। तो इस तरह से जो है फिर से रिपीट होगा गाइस। और इसमें भी जो है क्या करना होगा, लेकिन क्या है गाइस यहाँ पर इसमें थर्ड राउंड में भी सेम चीज़ होने वाले हैं उनको, लेकिन क्या है कि कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट बिफोर ऑथोरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑथोरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन पे राउंड थर्ड के एंड में रिपोर्ट करना होगा। एट एंड ऑफ राउंड 3 कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट बिफोर ऑथोरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट अलॉटेड विद इन द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम नोटिफाई। तो वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोविजनल एडमिशन के लिए तो जाना ही होगा, वो सेम जैसा मैंने बताया कि वो आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद जो है गाइस 7 नंबर देख लेते हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं, इन केस कैंडिडेट रिजाइन आफ्टर एडमिशन, अगर कैंडिडेट एडमिशन के बाद रिजाइन करता है बिफोर डिजाइनेटेड डेट और डेट फॉर विड्रॉल और रिजाइनेशन, अगर वो पहले कर लेते हैं कि मतलब जैसे कि उनको डेट दिया जा रहा है कि आप रिजाइन करिए विड्रॉ, उस डेट से पहले अगर करते हैं तो उनको जो है 90% एडमिशन फ़ी जो है उनको रिटर्न कर दिया जाएगा, और 10% जो है जो डिपॉजिट किया होगा 10% एडमिशन फ़ी विल बी डिडक्टेड एज प्रोसेसिंग फ़ी की तरफ उसको काट लिया जाएगा। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड रिजाइन आफ्टर डेट इज ओवर सच डेट, यानी कि जो रिजाइन का डेट ओवर होने के बाद आप जो है रिजाइन नहीं कर सकते हैं। एनी कैंडिडेट रिजाइन आफ्टर ड्यू टू डेट के बाद अगर कोई कैंडिडेट रिजाइन करता है विच ए सीट लैप्स नो फी विल बी रिफंड, यानी कि फीस जो है उसको रिफंड नहीं किया जाएगा, है ना, रख लिया जाएगा, उसको फी रिफंड नहीं होगा अगर डेट के बाद रिफंड करता है तो। एंड कैंडिडेट सेल बी लेबल फॉर फाइनेंशियली पेनल्टी, यानी कि वो जो है कैंडिडेट को ये समझा जाएगा कि वो फाइनेंशियली पेनल्टी उनको देना पड़ेगा। इफ़ द एंड ऑफ
and the third round of counseling vacancy still exist due to any reason, upgradation sliding among existing candidate। उसके बाद जो है एग्जिस्टिंग कैंडिडेट जो भी एडमिशन ले चुका होगा वो क्या कहे कर सकते हैं, अपग्रेड कर पाएंगे। हु हैव गिवन विलनेस, जिन्होंने विलनेस दिया है फ्लोट ऑप्शन के लिए, वो सब चीज़ कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं गाइज। इफ़ देयर इज स्टिल सम वैकेंसी, उसके बाद भी वैकेंसी अगर रह जाता है तो फिर जो है स्पॉट काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जिसको मोप राउंड, उनके लिए नोटिफिकेशन जारी की जाएगा। वेयर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट इज मस्ट फॉर पार्टिसिपेट, जो उनको आपको कॉलेज जाके जो है पार्टिसिपेट करना होगा, इसीलिए मस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए जो है स्पॉट राउंड पार्टिसिपेट करने के लिए फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। नो ऑथराइजेशन बी इंटेंड कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन एंड ऑफ थर्ड राउंड काउंसलिंग, या तो ऑल इंडिया कोटा में या फिर स्टेट कोटा में, नॉट एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट, जो जिन्हें थर्ड राउंड में लिया है एडमिशन वो जो स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ है। उसके बाद क्या है कि एनी सीट ऑफ प्राइवेट कॉलेज दैट रिमेन अनफिल्ड आफ्टर स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग शेल बी सरेंडर टू रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट फॉर काउंसलिंग। कह रहा है कोई भी सीट अगर रहता है खाली रह जाता है स्पोर्ट राउंड के तो शेल बी सरेंडर, वो सरेंडर किया जाएगा टू रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन फ्रॉम यूजी नीट यूजी 2024 मेरिट लिस्ट। यानी कि मतलब क्या है कि अगर कोई स्पोर्ट राउंड के बाद भी सीट खाली रह जाता है तो उस पर जो है उनको जो है एडमिशन लेने के लिए अलाउ किया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे जो ये मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही एडमिशन ले सकता है प्राइवेट कॉलेज। Point any change and additional information about procedure and schedule of different round of counseling, choice locking, schedule of provisional admission and reporting etc. will be notify। ये सारे नोटिफिकेशन इस साइट पे मिल जाएगा। ये कह रहे हैं कि आप कब क्या होना है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थे गाइस। सीट अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट ऑफ सीट, तो इसमें क्या है कि सीट अलॉटमेंट विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट होगा और आपका जो चॉइस आपने दिया है सब्जेक्ट का और जो है कॉलेज का, उसके बेस पे किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड टू सीट एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग, किसी राउंड में कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गया, मान लेते हैं कि उसको फर्स्ट चॉइस अगर मिला है तो वो जो है सेकेंड राउंड में फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर फर्स्ट राउंड में अगर सीट अलॉट नहीं मिला है ना, अगर कैंडिडेट को फर्स्ट चॉइस मिल गया तो उनको जो है वो सीट अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर फर्स्ट राउंड चॉइस के अलावा कोई सीट मिला है तो वो फर्दर राउंड के लिए अपग्रेड कर पाएंगे, ये चीज़ दिया हुआ है। और कैंडिडेट जो है फ्री जोन फ्लोट ऑप्शन चूज कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड है इन सेकेंड राउंड में क्या न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट को जो है क्या करना होगा, उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा। और अनअलॉटेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 कैंडिडेट विल हु वर अलॉटेड सीट इन फर्स्ट राउंड बट नॉट रिपोर्ट फॉर एडमिशन, यानी कि जो न्यूली एडमिटेड है रजिस्टर्ड है सेकेंड राउंड के लिए, उनका जो है डॉक्यूमेंट क्या होगा वेरीफाई करना होगा। और जो फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया था लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं किया एडमिशन के लिए, तो उनके लिए जो है कि उनको क्या करना होगा कि एडमिशन के लिए क्या करना होगा उनको फिल करना होगा लॉक करना होगा फ्रेश चॉइस फिलिंग, है ना। उसको फिर से क्या है चॉइस फिलिंग फिर से देना होगा। कैंडिडेट हु आफ्टर टेकिंग एडमिशन फर्स्ट राउंड, जिसने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया है, हैव एक्साइड द ऑप्शन, उनको वो क्या कर सकते हैं फ्रीज और फ्लोट कर सकते हैं। तो एडमिशन ले लिया तो क्या कर रहा है आफ्टर टेकिंग एडमिशन फर्स्ट राउंड हैव एक्साइज ऑप्शन फॉर फ्रीज और फ्लोट आर नॉट रिक्वायर्ड टू एनी एडिशनल चॉइस फिलिंग, यानी कि वो जो है फर्स्ट राउंड में जो उसने चॉइस फिलिंग कर दिया उसके बाद उसको सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, है ना। शेल नॉट बी गिवन फ्रेश ऑप्शन फॉर चॉइस फिलिंग, जो आपने किया था फर्स्ट राउंड में वो चॉइस फिलिंग आपको दोबारा से अपडेट या एडिट करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। ये एक बार ही चॉइस फिलिंग करना है, क्लियर कह रहा है अगर आप अपग्रेड किए हैं एडमिशन लेने के बाद। तो उसका देख लेते हैं गाइस और क्या रूल है उनको भी देख लेते हैं। कैंडिडेट हु हैव गिवन फ्रीज ऑप्शन, जिसने फ्रीज ऑप्शन दे दिया है फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट में, तो उनको जो फ्लोट का ऑप्शन जो है नहीं मिलेगा। इसने क्या वाइल अलॉटमेंट ऑफ सीट हु हैव गिवन फ्लोट, सिर्फ फ्लोट जो दिया है उनका सीट अपडेट किया जाएगा उनके रैंक के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है रूल नंबर 5 में देख लेते हैं। इफ़ कैंडिडेट इफ़ कैंडिडेट ऑप्ट, अगर कैंडिडेट ने फ्लोट ऑप्शन को ऑप्ट किया फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए, तो सी एंड ही हैज़ एक्सेप्ट न्यूली, अगर उनको क्या नया मिलेगा, फिर अगर अलॉट होता है सीट
तो फर्स्ट राउंड का सीट उसका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो है उनको सेकेंड जो है राउंड में जो अलॉट होगा उसमें जाके उनको एडमिशन लेना होगा। ये चीज़ें उनका जो है दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड राउंड का जो है कह रहा है इन थर्ड राउंड कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन फर्स्ट टाइम। थर्ड राउंड में जिनको फर्स्ट राउंड सीट अलॉट हुआ है कैंडिडेट को वो ना तो रिजाइन कर सकते हैं ना अपग्रेड कर सकते हैं। और जो है अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुआ है ही में एग्जिट, वो एग्जिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो है गैस लेकिन उनके लिए क्या करना होगा देखिए, इफ कैंडिडेट आफ्टर बीइंग अलॉटेड सीट इन राउंड डज नॉट टेक प्रोविजनल एडमिशन, उसने प्रोविजनल सी एडमिशन नहीं लिया, सीट अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट विल स्टैंड कैंसिल एंड सीट विल बी रिटेन वैकेंट, यानी कि वो सीट उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर जाएगा, सीट वैकेंट रहेगा। कैंडिडेट आर नॉट अलॉटेड सीट इन एनी राउंड एलिजिबल फॉर स्पोर्ट राउंड, जिनको किसी राउंड में नहीं हुआ वो जो है वो स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहेगा। एडमिशन टू कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन ऑल इंडिया कोटा में अगर लिया है तो क्या करें, रिटेन क्या होगा, रिटेन्ड सीट आफ्टर 3 राउंड, थर्ड राउंड के बाद जो है उसका सीट जो है रिटेन रहेगा, वो सरेंडर नहीं कर सकते हैं, है ना। कैन नॉट टेक और ना ही कहीं एडमिशन ले सकते हैं स्टेट मतलब स्टेट काउंसलिंग में, यानी स्टेट कोटा में कहीं एडमिशन भी ले सकते हैं। अगर ऐसा करता है तो उस पर लीगल ऑप्शन लिया जाएगा। अगर किसी को जो है ऑल इंडिया कोटा में सीट अलॉट हुआ है उसके बाद वो पहले तो वो क्या कर सकते हैं, सीट को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर उसको रहना है, अगर छोड़ के वो किसी अदर स्टेट में एडमिशन लेना है तो उस पर लीगल ऑप्शन होगा। ये बहुत ज़रूरी है गाइस जानना सारे रूल रेगुलेशन, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत कर देगा स्टूडेंट को, तो ये चीज़ जानना जरूरी है। आफ्टर फाइनल काउंसलिंग के फाइनल के बाद क्या होगा, जो ओजी जो है वो जो है इंस्टीट्यूट को अलॉटेड इंस्टीट्यूट को क्या करेगा, जो भी है उनका जो है नेम दे, उसको जो है लिस्ट देगा। उसके बाद जो है कॉलेज को उनको एडमिशन फी देगा, डॉक्यूमेंट सारे इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद कहता है इफ़ एनी अमाउंट टू बी रिफंड, अगर कोई अमाउंट रिफंड करना है कैंडिडेट को एज पर रूल तो वो जो है फाइनल एडमिशन ओवर होने के बाद ही होगा। उसके लिए कैंडिडेट को क्या करना होगा, ओजी प्लान को कैंडिडेट को अप्लाई करना होगा, है ना। कैंडिडेट विल है क्या, कैंडिडेट हैव टू अप्लाई, कैंडिडेट को अप्लाई करना होगा किसको, चेयरमैन को, किस इन ओजी, तो उनको पेपर में जो है एप्लीकेशन देना होगा उसको, है ना। ओजी इन प्लेन पेपर पे उसको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर, उसके उनके साथ करना होगा तभी रिफंड होगा, अदरवाइज रिफंड नहीं होगा। ये जो है इंस्टीट्यूट लेवल का एक्टिविटी है, इनको आप देख लेंगे। तो ये क्या है ना गाइस, तो मैं ये जो प्रोवाइड करा दूंगा आपके डिमांड पे गाइस। कह रहा है कि आफ्टर इफ कैंडिडेट टेकिंग फाइनल राउंड में कि एडमिशन फाइनली एडमिशन हो गया अलॉट सीट में, अगर वो रिजाइन करता है किसी वजह से, है ना, वो किसी वजह से रिजाइन करता है तो गाइस जो है कोर्स कंप्लीट करने से पहले तो उनको जो है 10 लाख उनको जो है फाइनेंशियली जो है फाइनेंशियल पेनल्टी देना होगा। ये बहुत जो है गजब का रूल है, इनको जानना है कि एक बार एडमिशन ले लिए तो आपको छोड़ना नहीं होगा। और उसको जब तक ये पेनल्टी नहीं देता है 10 लाख रुपया तब तक उनको जो है उनका CLC नहीं दिया जाएगा। क्लियर यहाँ मेंशन है गाइस, उसको CLC वापस नहीं किया जाएगा, ये चीज़ देख लीजिए। और उनको 1 रुपया भी नहीं रिफंड किया जाएगा। इन ऐसे केसेस में इंटायर फी डिपॉजिट विल नॉट बी रिफंडेड, रिफंड नहीं किया जाएगा। ये रूल रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड रेगुलेशन प्रिविलेज, तो प्राइवेट का अलग ही रूल होगा, अब सोच लीजिए वो भी लागू होगा। अब फी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो गैस फी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अगर फी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं तो ये जो है गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल कॉलेज का फी जो है 37,000 मात्र है एक साल में, है ना। 37,000 यानी बोले 38,000 अराउंड की बात करें, 37,950 है ओनली। अगर बात कर लेते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का तो जो है हाईटेक भुवनेश्वर की बात कर ले तो एनुअल जो है 6,50,000 सारे से मतलब 6 लाख रुपये एनुअल है। और उसके बाद राउरकेला की बात करें तो 5,50,000 है। और ड्रीम इंस्टीट्यूट की बात करें तो इनका जो है 6.5 लाख पर एनुअल है। और बात अगर कर ले डेंटल कॉलेज के लिए तो जो है हाईटेक में जो है इनका जो है 3 लाख पर एनुअल है। और उनके बाद जो है
जो एनआरआई कैंडिडेट है उनको जो फी है उनका 4 गुना फी उसको देना होगा, ये जान लीजिए। और जो बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड किस पे बना के देना है, तो उनको क्या करना, कैंडिडेट रिपोर्ट आफ्टर, क्या करना होगा उनको, आफ्टर अलॉटमेंट होने के बाद मस्ट डिपॉजिट बॉन्ड, बॉन्ड को जरूर जोड़ना। कैसे कैसे, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, नॉन प्रिपेयर करना होगा किस पर, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, 21 रुपया वाला पेपर पे उसको प्रिपेयर करना होगा। इनका जो है आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, है ना, एनेक्स 1 में, एनेक्सर 1 में मिलेगा। अगर आपको चाहिए, नहीं मिल पाता है तो आप जो है हमको बताएंगे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और आपका डॉक्यूमेंट जो है 31 दिसंबर तक रखा जाएगा 2025 तक। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।